नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम हैं। बीजेपी ने राजस्थान के दौसा से सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर कन्हैया लाल मीणा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं करौली धौलपुर के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का भी टिकट कट गया है। मनोज की जगह इंदू देवी जाटव को बीजेपी ने टिकट दिया है। भाजपा की ओर से जारी नई सूची के साथ पार्टी ने अब तक राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से 24 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उधर मणिपुर की एक सीट के लिए भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। मणिपुर इनर से सांसद केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का टिकट कट गया है। राजकुमार की जगह बीजेपी ने टी वसंत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर मायावती की पार्टी बसपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राज्य के टिहरी गढ़वाल सीट से नीम चंद्र छुरियाल, पौड़ी से धर सिंह विष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल उधम सिंह नगर से अख्तर अली माहीगिर और हरिद्वार से जमील अहमद को टिकट दिया गया है। तो बसपा ने उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पार्टी ने टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। टिहरी गढ़वाल से पार्टी ने नीम चंद्र छुरियाल को टिकट दिया। पौड़ी गढ़वाल की अगर जिक्र कर लिया जाए तो धीर सिंह विष्ट को मैदान में उतारा है मायावती ने। उसके साथ ही अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल उधम सिंह नगर से अख्तर अली माहीगिरी और हरिद्वार से जमील अहमद को टिकट दिया है बीएसपी ने। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए दिखाई दे रही थी, वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें इन 5 नामों में टिहरी गढ़वाल से पार्टी ने नीम चंद्र छुरियाल को टिकट दिया। पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह विष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल उधम सिंह नगर से अख्तर अली और हरिद्वार से जमील अहमद को टिकट दिया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड से 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने टिहरी गढ़वाल सीट से नीम चंद्र छुरियाल को टिकट दिया। पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह विष्ट को टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा एससी सीट जो है वहां से नारायण राम को बीएसपी प्रमुख मायावती ने मैदान में उतारा है। नैनीताल उधम सिंह नगर ने से अख्तर अली माहिरगिरी और हरिद्वार से जमील अहमद को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। हरिद्वार से जमील अहमद, टिहरी गढ़वाल से नीमचंद्र छुरियाल और पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट पर बीएसपी ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने भी उत्तराखंड में कुछ फेरबदल किया है, जहां कांग्रेस दूसरी तरफ अपने हुंकार भरते हुए नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और उत्तराखंड के 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक सभी पार्टियों की तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है, ताकि प्रत्याशी को भरपूर मात्रा में समय मिल सके प्रचार प्रसार के लिए। इसी संदर्भ में बीएसपी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल से बता दें कि नीम चंद्र छुरियाल, हरिद्वार से जमील अहमद और नैनीताल से अख्तर अली माहीगिरी को उतारा गया। पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भी मजबूती से बीजेपी की सरकार बनेगी। पूरे देश के अंदर लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड से भी बीजेपी सभी 5 सीटें भारी अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, इस बार देश के अंदर चर्चा इस बात की नहीं हो रही है
कि सरकार किसकी बनेगी। सबको पता है कि सरकार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और ये तय है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। चर्चा इस बात की है कि 410 सीटें आएंगी कि 420 आएंगी या 425 आएंगी, इस बात की चर्चा हो रही है। तो इस बात से हम स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि लोगों में पूरे देश के अंदर उत्साह है और उमंग से लोग जिस प्रकार से होली मना रहे हैं, उसी प्रकार से मतदान के त्यौहार की 19 अप्रैल की जो पहले चरण में यहाँ हो रहा है, अन्य चरणों में जहाँ भी हो रहा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया। मीडिया से बातचीत करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी की जाए। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे देश में मातृशक्ति का विशेष स्थान है। हो चुका है और अब चुनाव अभियान में लगेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठकें चल रही हैं और अब बाकायदा हम चुनाव प्रचार करने के लिए एक तरह से हमको अधिकार मिल गया है कि हम ओपनली प्रचार कर सकते हैं आयोग को सूचित करके। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जोश चारों तरफ है। आज सोशल मीडिया पे एक ट्रेडिंग जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक की। इस दौरान लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों में को लेकर मंथन किया गया। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी एक्टिव मोड में आ गई है और बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद शामिल हुए हैं। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर चर्चा किया गया है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आखिरकार किसे टिकट दिया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें, दुष्यंत चौटाला बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उन्होंने किया और प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की पहली फेज की वोटिंग शुरू होने से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद को कभी गोवा की बेटी बताती है, कभी त्रिपुरा की बेटी बताती है। ममता बनर्जी ये बताए कि उनके असली पिता कौन है। किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। যাত্রার মেয়ে বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরা আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়। वहीं दिलीप घोष के इस बयान को टीएमसी ने नारी अस्मिता से जोड़ दिया है और पार्टी चुनाव आयोग जाकर बीजेपी नेता की शिकायत करने वाली है। वहीं दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने पलटवार करते हुए कहा कि दिलीप घोष में जिस तरह का बयान दिया है, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश की परंपरा में महिलाओं के लिए हमने कभी नहीं सुना। बीजेपी के लोग अपनी एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लेकिन देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है वह हमारी राजनीति और परंपरा के खिलाफ है। ममता बनर्जी का जितना अपमान बीजेपी करेगी, लोग उतने ही ममता बनर्जी के साथ खड़े रहेंगे। तो टीएमसी नेत्री सुष्मिता देव ने दिलीप घोष के बयान पर पलटवार किया है और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी दिलीप घोष जी, जो मेदिनीपुर में पहले खड़े हुए थे, अभी उनको दौड़ाकर दुर्गापुर भेजा गया है। वो फ्रस्ट्रेशन से तो भूग ही रहे हैं। जिस तरह का बयान उन्होंने ममता दीदी के खिलाफ दिया है कि ममता दीदी अपने पिताजी का पहचान दे, इस तरह का वक्तव्य हमारे देश के परंपरा में
महिलाओं के प्रति हमने कभी नहीं सुना। मैं देख रही हूं कि पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने एक महिला प्रत्याशी के अपमान के बारे में बहुत लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं, पर इस देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी कर रही है, मेरा मानना है ये हमारे देश के और राजनीति के परंपरा के खिलाफ है। पर भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, बंगाल में वो हार रही है, और जितना अपमान ममता दीदी का बीजेपी करेगी उतने ही लोग ममता दीदी के साथ। बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अरुण गोविल के नाम की घोषणा होते ही मेरठ में रह रहे उनके रिश्तेदारों और अन्य लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी ने यूपी के मेरठ से अरुण गोविल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर अरुण गोविल ने कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि मेरी जन्मभूमि से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। मेरठ से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग थ्रिल्ड एब्सोल्युटली। कारण यह है कि मेरठ मेरी अपनी जगह है, मैं मेरठ में पैदा हुआ, मैं मेरठ में बड़ा हुआ, मैंने मेरठ से मेरी पढ़ाई की। तो एक ऐसी जगह जहां ये सब हुआ है उससे कितना जुड़ाव हो सकता है आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो आज मैं मेरठ जा भी रहा हूं तो आई एम फीलिंग थ्रिल्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक हम जो भी करते रहे, मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था, और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा। मथुरा में ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में हुरंगे का आयोजन किया गया। बलदेव के मुख्य दाऊजी मंदिर प्रांगण में खेले गए इस हुरंगे में भाभी द्वारा देवर के कपड़े फाड़ कर प्यार भरी तीखी नोकझोंक होने की वजह से इसे कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। ब्रज में वैसे तो इस पूरे होली उत्सव के दौरान राधा कृष्ण की होली की ही धूम रहती है, लेकिन बलदेव में आयोजित किए जाने वाले इस हुरंगे की खास बात यह है कि यहाँ बलदाऊ जी की नगरी होने की वजह से देवर भाभी की भी होली खेली जाती है। सबसे पहले मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हुई हुरियारिन भाभी और हुरियारे देवर बलदाऊ जी के मुख्य भवन की परिक्रमा करते हैं। भगवान श्री बलराम जी की ये 5,500 वर्ष पुरानी परंपरा है। यहाँ भगवान बलराम और कृष्ण भगवान दोनों देवर भाभी से एक साथ हुरंगा खेलते हैं। ये भगवान सौबरी जी के वंशज श्रीमद गोस्वामी कल्याण देवाचार्य के जो वंशज है सेवायत गोस्वामी, उनके परिवार के द्वारा ही होली खेली जाती है। यहाँ टेसू के रंग से होली के लिए रंग बनाया जाता है और 20 मन गुलाल, 20 मन अबीर और केसर की व्यवस्था की जाती है, फूलों की पत्तियों की व्यवस्था की जाती है। और मैम आज बलदेव में हुरंगे का आयोजन हुआ, तमाम होलियां ब्रज में हुई, किस तरीके की व्यवस्था रही और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये ब्रज में जिस तरह की होली मनाई जाती है विश्व में कहीं और इस तरह की होली का प्रचलन नहीं है, और ये बहुत ही सुंदर रूप से तरह तरह से, चाहे वो फूल मारो, चाहे लड्डू मारो, चाहे लट मारो, चाहे हुरंगा हो, चाहे रंग भरनी हो, बहुत ही सुंदर तरीके से भांति भांति के ढंग से ब्रज में ये होली मनाई जाती है। पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज चुनाव प्रचार के सिलसिले में सागर पहुंची। यहां पर बिल्हारा में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं से संवाद भी किया। बिल्हारा में भाई दूज के अवसर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों से संवाद करने के साथ उनसे अपने हाथों में धागा भी बंधवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार बहनों के द्वारा हमारे माथे पर लगाया जाने वाला टीका और हाथों में बांधे जाने वाला रक्षा सूत्र ही हमारी शक्ति का आधार है। भारत और भारत की संस्कृति ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, और उससे बड़ा एक आश्चर्य और भी है, क्योंकि दुनिया की अपनी मान्यता, दुनिया का अपना तरीका, जैसे देश और देश से जुड़े हुए सारी व्यवस्था सब पुरुष आधारित है, और हमारे देश की विशेषता अलग है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन किसी देश का नाम माता के आधार पे नहीं है। एकमात्र देश अगर कोई है तो हम अपने देश का नाम भारत माता की
ये मात्र संस्था के आधार पर जोरदार अभिनंदन। अगली खबर की ओर, पहले और दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। इसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। 27 से 31 मार्च तक बीजेपी द्वारा प्रबोध सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 मार्च को मेरठ के प्रबोध सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली मेरठ में होगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में प्रबोध सम्मेलन का आयोजन होगा। इस प्रबोध सम्मेलन में समाज के शिक्षक, अधिवक्ता, डॉक्टर, व्यापारी, सीए समेत सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। मेरठ दौरे को लेकर बीजेपी पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने जानकारी दी है। इस देश के वो परिचित चेहरा है जिसको हर व्यक्ति जानता है और उनका जन्म मेरठ में हुआ है, उनका लालन पालन मेरठ में हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे किसी को इस दृष्टि से नहीं देखना है कोई कहां से आ रहा है, कहां से रह रहा है। मेरा लक्ष्य ये है कि हर हाल में 14 सीट जीतनी है और यहां के जनमानस से अपील करके अरुण गोविल जी को भारी। होली के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने गोरखपुर में अबीर गुलाल और फूलों से जमकर होली खेली। इस दौरान सीएम योगी काला चश्मा और सिर पर साफा बांधे नजर आए। वह अपने हाथों से अबीर गुलाल उड़ाते भी दिखाई दिए। उनके साथ बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर शहरवासी भी उत्साह से भर गए। सीएम योगी के सोशल मीडिया अकाउंट से होली खेलने की तस्वीरें शेयर की गई। होली भी एक ऐसा पर्व है और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है उसका उत्साह और उमंग तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली के उत्सव के साथ जुड़कर के उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई। बुलंदशहर थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के अगौरा गांव में महाकाली की 254वीं शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दी और चप्पे चप्पे पर पुलिस और एसएसबी की फोर्स मौजूद रही। वहीं इस दौरान टीवी 27 न्यूज के संवाददाता कदीम राजपूत भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। के गांव अगौरा में महाकाली की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बताया जाता है कि जो शोभा यात्रा है प्राचीन समय से ये निकाली जाती है। हर वर्ष यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये तस्वीर गांव अगौरा की है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि महाकाली की जो कि धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल भी पूरी तरह से तैनात है। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सोनू राणा। सोनू जी, कब से निकल रही है ये शोभा यात्रा, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? 254वीं यात्रा है और मैं पहले आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे गांव में ये शोभा यात्रा गत वर्षों से निकलती आ रही है और इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मेरा गांव हिंदू मुस्लिम से भाईचारे से जुड़ा हुआ है। अगर वहीं सुरक्षा की बात करें तो किस तरह की टीमें सुरक्षा के लिहाज से लगी हुई है? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि आपको कोई नौबत नहीं आएगी, हम सारी व्यवस्था करेंगे और वो हमारे सामने है। वहीं अगर पुलिस की बात करें या और भी टीमों की बात करें तो लगातार निगरानी बनाई हुई है। बिल्कुल, कप्तान साहब, एसडीएम साहब, सीओ साहब। वहीं अगर ऐसा माना जाता है कि गांव अगौरा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई वाला जो भाईचारा है वो देखने को मिलता है। वर्षों से हमारे यहाँ पे यही परंपरा, ये हमारे जिला बुलंदशहर में गांव अगौरा एक ऐसा है कि माना जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, हमें दुनिया से कोई लेना नहीं। तो थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव अगौरा में हर वर्ष जो कि यहाँ पर मां काली की शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहीं आज फिर होली के एक दिन बाद यहाँ पर मां काली की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखने को मिलती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई मिलकर इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सहयोगी के साथ कदीम राजपूत, टीवी 27 बुलंदशहर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक जगदम्बा एग्रो इंडस्ट्रीज कारखाने में अचानक आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते भीषण रूप धारण ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल तुरंत मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया
और करीब 1 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। वहीं अमेरिका के बाहरी बाल्टीमोर हार्बर क्षेत्र में एक हादसा हो गया। दरअसल यहां एक मालवाहक जहाज बाल्टीमोर हार्बर को पार करने वाले पुल से टकरा गया। इस हादसे के बाद पुल ढह गया और घटना में कई लोगों की मौत की आशंका है। बाल्टीमोर तटरक्षक बल के अधिकारी मैथ्यू वेस्ट ने कहा कि मंगलवार की सुबह पुल की आशंका ढहने की सूचना मिली थी। बाल्टीमोर के अग्निशमन विभाग ने भी पुल के ढहने की पुष्टि की। इसके बाद मैरीलैंड परिवहन प्राधिकरण ने पुल पर आवाजाही को लेकर रोक लगा दी। तो अमेरिका की तस्वीरें। अमेरिका के मैरीलैंड परिवहन प्राधिकरण ने पुल पर आवाजाही को रोक लगा दी है, जब एक भारी भरकम मालवाहक जहाज पुल से टकरा गया और जिसके बाद पुल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती हुई जहाज आकर पुल से टकरा गया और पुल देखते ही देखते जमींदोज हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में मैरीलैंड परिवहन प्राधिकरण को जब सूचना मिली तो उन्होंने पुल पर आवाजाही को लेकर रोक लगा दी, क्योंकि पूरा पुल पानी में समा गया। टक्कर के बाद अमेरिका के बाल्टीमोर हार्बर क्षेत्र का यह पूरा हादसा है और इसको लेकर मैरीलैंड परिवहन प्राधिकरण ने आवाजाही को लेकर रोक लगा दी, सभी लोगों को सूचना जाहिर कर दी है। तो मालवाहक जहाज टकराने से पुल ढहकर पानी में गिर गया है। हादसे में कई लोगों की मौत की भी आशंका जताई जा रही है। मालवाहक जहाज आकर पुल से टकरा गया है। अमेरिका के बाल्टीमोर इलाके की यह घटना है। हादसे में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए बची हुई 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने 7वीं लिस्ट जारी की है, जिसमें 5 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 4 और तमिलनाडु के 1 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने जारी किए हैं। आपको बता दें कि अब तक 195 नाम कांग्रेस ने फाइनल कर लिए हैं। कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस ने 7वीं लिस्ट लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी जारी कर दी है और जिसमें छत्तीसगढ़ के बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नाम इसमें मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन 4 उम्मीदवारों के नाम आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां सरगुजा से शशि सिंह को कांग्रेस ने जगह दिया है, साथ ही रायगढ़ से मेनका देवी सिंह को मैदान में उतारा गया है। साथ ही बिलासपुर की जिक्र कर लिया जाए तो देवेंद्र सिंह यादव को कांग्रेस ने उतारा है। कांकेर में वीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है और साथ ही आखिर में एक तमिलनाडु में भी एडवोकेट आर सुधा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी हो गई है। अभी तक कांग्रेस ने 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में शशि सिंह को उम्मीदवार बनाया है, साथ ही मेनका देवी सिंह को रायगढ़ से टिकट दी गई है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। आयुषी, क्या जानकारी है? कांग्रेस ने 7वीं लिस्ट जारी की, इन लिस्ट में छत्तीसगढ़ के बचे हुए 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई और साथ ही तमिलनाडु में भी घोषणा की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस की ये 7वीं लिस्ट आई है और इस लिस्ट में मात्र 5 नाम हैं और 5 नाम जो है उसमें से 4 नाम छत्तीसगढ़ के हैं और 1 तमिलनाडु के। छत्तीसगढ़ के सरगुजा सीट से शशि सिंह को उतारा है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सीट से मेनका देवी सिंह है और इसके अलावा बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव है, एक बड़ा चेहरा है ये कांग्रेस का।
और इसके अलावा कानकर से वीरेश ठाकुर है। वहीं एक नाम जो है इस लिस्ट में वो तमिलनाडु से है, मयिलादुथुराई सीट से एडवोकेट आर सुधा है। तो कांग्रेस लगातार अनेक राज्यों के अलग अलग राज्यों के लोकसभा सीटों का पहले निरीक्षण कर रही है, उस पर फिर बैठकें हो रही है, उसके बाद कांग्रेस एक एक करके लिस्ट जारी कर रही है और ये 7वां लिस्ट है कांग्रेस का। और 7वें लिस्ट में जो है सिर्फ मात्र 5 नाम अभी तक कांग्रेस ने जारी किए हैं इस लिस्ट में। जी बिल्कुल। और सरगुजा से शशि सिंह पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। जब राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा जिस वक्त निकली थी उस वक्त शशि सिंह राहुल गांधी के साथ नजर आई थी और सरगुजा से महिला चेहरा कांग्रेस को उतारने की वजह, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या शक्ति को लेकर जिस पर लगातार बीजेपी ने घेरने की कोशिश की उसका काउंटर अटैक है? जी बिल्कुल दिनकर, जिस तरीके से कांग्रेस इस लिस्ट में बात कर ले छत्तीसगढ़ के सरगुजा सीट की और यहाँ पे एक महिला प्रत्याशी शशि सिंह को उतारा है और वहीं राहुल गांधी की भी काफी करीबी मानी जाती है, या यूं कह ले राहुल गांधी की पसंदीदा कैंडिडेट में से एक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनकी भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी थी तो उस वक्त भी शशि सिंह उनके साथ तस्वीरों में कई बार नजर आई थी और ऐसे में उनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन दिनों अगर बात कर ले पार्टी किस तरीके से चल रहा है तो हालांकि पार्टी का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी के फैसले की बात कर ले या चुनाव से जुड़े फैसलों की बात कर ले तो उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के पसंद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और ये लिस्ट में भी बिल्कुल। लेकिन आयुषी, ऐसे में सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के चारों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो गई, टोटल 11 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिए, लेकिन दीपक बैज को टिकट नहीं दिया गया। वर्तमान सांसद का टिकट काटना नए प्रत्याशियों को उतारने के पीछे की वजह, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की रणनीति है कि बड़े चेहरों को उतारा जाए और दीपक बैज जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष है उनको टिकट नहीं दिया गया। आयुषी सुन पा रही हैं आप? तकनीकी खामियों की वजह से आयुषी से हमारा संपर्क टूट गया। आयुषी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV20।